हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 31 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और फिर मेटल कार्बोनाइल के कॉम्प्लेक्स देखेंगे और आखिर में D3S कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से। देखिएगा, यहां हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां हम आपको कुछ केमिकल दिखा रहे हैं। CuNH3 4 2+, फिर दूसरा है CuH2O 4 2 पॉजिटिव। नेक्स्ट में NiCN4 2- NiDMg, ये हो गया। इसके बाद NiX2PMA3 होल ट्वाइस। यहाँ X में Cl और Br कुछ भी ले सकते हैं, या मिथाइल के यहाँ पर इथाइल भी यूज कर सकते हैं। फिर है CO DMg2, इसके बाद MnH2O होल 4 2 पॉजिटिव। मैंने ये कॉम्प्लेक्स से 3D सीरीज के कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं जो स्क्वायर प्लेनर है। फिलहाल इससे पिछले लेक्चर में जब आपसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कुछ एग्जाम्पल में दिखाए थे कि वैसे केमिकल जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, जो वीक होते हैं वो टेट्राहेड्रल बनाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये वीक वाले केमिकल हैं। ये CuH2 होल 4 2 पॉजिटिव, ये वही केमिकल है CuSO4.5H2 जो ब्लू विट्रियोल का ये जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वो इसके आगे हम ट्रांजिशन में इसके बारे में दिखाएंगे। वैसे यहाँ पर इसका जो केटाइन है CuH2 होल 4 2 पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर प्लेनर है। तो ये देखिए पानी वीक जो था, यहाँ आप देखिए ये मिक्स लिगेंड है, ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी आपके पास मिक्स्ड है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए दो चीजें आपको मैटर करती है। एक तो लिगेंड, साथ में वो डिपेंड करता है उनकी लैटिस। तो हम लोग को लिगेंड तो पता होता, लैटिस पता नहीं होता। तो हम लोग को ये 3D सीरीज के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने स्क्वायर प्लेनर लिखे वो आप याद रखिएगा, तो आपको कम से कम कंफ्यूजन नहीं होगा स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में। 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो केमिकल्स हैं उनके बारे में तो हम लोग ने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि अगर वो पार्शियली फिल्ड डी हों तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पार्शियली फिल्ड डी होंगे तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे। यहां तक हम लोग ने बात की। देखिए, एक बहुत अच्छी बात अब आपको बता दें, मेटल कार्बोनाइल में CO जो है सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि मैंने CO का कोई एग्जाम्पल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नहीं लिखा है। तो यानी कि CO का कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है, आपको ये भी बताना था। तो यानी कि सिर्फ लिगेंड के स्ट्रांग होने से कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा ये नहीं कह सकते। तो हम आपको यहां दिखाते हैं CO वाला कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिख दिया MCO होल 4, ये मेटल कार्बोनाइल, ठीक है। MCO होल 4, ये मेटल कार्बोनाइल आपके पास हो गया। इनमें से एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहां एग्जाम्पल ले लिया मैंने NiCO होल 4 निकेल टेट्रा कार्बोनाइल। अब निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ भी 0 होगा, निकेल 0।
निकल 0 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3D8 4s2। ठीक है। आप इससे पिछले वाले लेक्चर में वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, जो सबसे शुरू में जो मैंने एक जगह पर कॉन्फ़िगरेशन में निकल की कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4s2 लिख दिया है, वो आप करेक्शन कर लीजिए। पिछले लेक्चर में एक जगह ऐसा लिखा है बाय मिस्टेक, तो यहाँ निकल की 3D8 4s2। अब यहाँ 0 है तो इनको आपने निकल का 3D8 4s2 लिख दो। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरीके से निकल 0 के लिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ ऐसे लिख दें और ये आगे का ऑर्बिटल लिख दिया मैंने। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हंसुल के अकॉर्डिंग भर दिया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ये है 3D, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। ये है निकल की कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि इसकी हाइब्रिड बताओ, तो यहाँ पर ना तो D खाली है, ना तो S है, ना तो DsP2 हो सकता, ना sp3 होगा। तो आपको इससे पहले एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दें। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने यहाँ लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिगेंड के लिए जैसा कि आपको मालूम है इनकी जो डोनेशन है ये इधर से भी इधर से, लेकिन हम लोग ने कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड में डोनेशन कार्बन वाले साइड से, जो हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया हुआ था। राइट। अब इस वाले फॉर्म में जब हम लोग यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ये है आपके पास, इनके पास ये ऑर्बिटल्स ले लिया, और यहाँ हम यहाँ मेटल के ऑर्बिटल लेते हैं। ये मेटल के ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड वाले, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इन्होंने भेज दिया। ठीक है। अब एक और केस आपको यहां पर दिखा दे कि जो मेटल के जो ऑर्बिटल आपने यहां पर लिखे हैं, इनमें मेटल के ऑर्बिटल इस तरीके से, और ये है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले केमिकल है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर देखा हो तो आपको ध्यान हो कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पाई स्टार जो है वो खाली होता। इस पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री है वो मेटल के यानी कि डी ऑर्बिटल्स के, जो यहां पर आपके पास ऑर्बिटल हैं, तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के फील्ड डी ऑर्बिटल्स के सिमेट्री से मैच करता। ठीक है। और उस वजह से जब इसकी सिमेट्री मैच करती है तो ये फील्ड डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो इस केस में इनके बीच में ये वाले बॉन्ड तो सिग्मा है, तो एक नया बॉन्ड आपके पास पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। अब जब ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के वजह से इस वाले केमिकल में अगर आपसे कहा जाए कि बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर मैंने कहा कि M के साथ शुरू में ये है बॉन्ड लेंथ L, ये हो गया सिग्मा वाला। अब इसी को पाई बॉन्ड आने से, जैसा कि आपको मालूम है कि पाई बॉन्ड आने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, तो एक आपके पास नया पाई बॉन्ड ये आ गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, और ये आपने कहा
सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब किसी मेटल या मेटल आयन से यहां बॉन्डेशन करते हैं तो सिग्मा के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन भेजते ही है, पाई के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपने पाई स्टार में एक्सेप्ट भी करते हैं। जब ये ऐसा होता है तो उनकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल से छोटी हो जाती है, और जैसा कि आपको मालूम है कि जब लेंथ छोटा होगा तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, जिससे उनकी स्प्लिटिंग वैल्यू बढ़ेगी। वो स्प्लिटिंग वैल्यू बढ़ने की वजह से जो 4s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है अंदर के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आकर के पेयरिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग के बाद यहां आपके पास जो ऑर्बिटल है, जो मैंने यहां दिखाया है, वो ऑर्बिटल आपके पास 1 2 3 5 ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि 2 4 6 और ये पेयरिंग हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया। तो अब आपके सामने यहां आप देख सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो एस के साथ पेयरिंग करने के बाद इस तरीके का बन जाता है। जब इस तरीके का बन जाएगा तो आपके सामने जो 4 ऑर्बिटल आपके पास जो बचे हैं वो 4 ऑर्बिटल कौन से हैं? एक एस और 3 पी, यानी कि ये हो गया sp3। तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि मेटल कार्बोनाइल में CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इस वजह से S के इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के पेयरिंग कराते हैं। ये अभी हम आपने सिर्फ इतना कहा कि इसमें पाई स्टार जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, इनमें बॉन्ड ऑर्डर भी देखेंगे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में साइनर्जिक इंटरेक्शन में देखने वाले हैं। अभी मुझे सिर्फ इतना दिखाना था कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और ये भी ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता। वो स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि यहां पर पाई बॉन्ड बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डी से पाई स्टार में पहुंचने की वजह से इनकी स्ट्रेंथ इसी वजह से ज्यादा है, यानी कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता तो वो वीक लिगेंड जैसा काम करता। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है इट इज ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं अपने वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो खैर, तो ये तो हो गया आपके पास इसमें। अब एक जनरल बात है, जनरल बात यहां पर यह है कि अगर आपको मेटल कार्बोनाइल दिया हुआ हो तो ये आप यहां पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, मेटल कार्बोनाइल दिया हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, वो हमेशा टेट्राहेड्रल होगा और उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ये नोट कर लीजिए, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेटल कार्बोनाइल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा टेट्राहेड्रल और sp3 होगा, और साथ में एक और पॉइंट भी, वो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। तो अगली बार आपको कभी मेटल कार्बोनाइल दिया हुआ हो तो आप ये 3 बात को एकदम से याद रखिए कि मेटल कार्बोनाइल की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने न्यूट्रल वाला ले लिया। अगर आपसे कहा जाए कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लो जिस पर चार्ज हो, जैसे मैंने ले लिया FeCO होल 4 2 माइनस, ठीक है, FeCO4 2 माइनस ले लिया, या अगर आप यहां पर दूसरा एग्जांपल ले ले CO4 माइनस
मतलब चाहे ये एग्जाम्पल लो चाहे ये लो, मतलब मेटल के ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी होगा तो उनकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल और sp3 होगी और वो डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पर आपको बता दे कि इस वाले केमिकल में यहाँ आपके पास एक सिंपल बात कि हमने पहले वैसे डिस्कस किया है VCO6 वैनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल को छोड़ करके आपके पास दूसरे जो मैंने MCO6 मेटल कार्बोनाइल ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स में वैनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे केमिकल डायामैग्नेटिक होते हैं, यानी डायामैग्नेटिक D2sp3। ये आपको भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो कार्बोनाइल के लिए फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको ये 3 बात ध्यान रखना होगा, टेट्राहेड्रल, डायामैग्नेटिक और sp3। अब हम लोग इसके बाद वाले फॉर्म में देखते हैं। नेक्स्ट में अब हम लोग आते हैं D3s कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे पहले D3s कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल से MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है मैग्नीज का। मैग्नीज केमिकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। तो मैग्नीज का पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख दें। Mn25 एटॉमिक नंबर होता है, 3d5 4s2। ठीक है, 3d5 4s2। अगर आपसे कहा जाए कि Mn+7 हो तो 3d5 4s0 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम इनके फॉर्म को बना दे, Mn हो गया, Mn पर +7, O पर चार्ज -2, दूसरे O पर भी -2, तीसरे O पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। तो ये आपके पास ब्रैकेट के ऊपर कितना आ जाएगा, -1। ये 4 लिगेंड जो जुड़ा हुआ है ये टेट्राहेड्रल होता है। अब आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है कि टेट्राहेड्रल में ये जो केमिकल है ये D3s कैसे बन गया। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर इनको समझाने के लिए इनकी स्प्लिटिंग पर देखें। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये है आपके पास इनकी स्प्लिटिंग। ये इस तरीके से ऐसे बना लो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ऐसे हो गया और ये ठीक है। ये कौन सा और बैटल होता है, DXY DYZ DXZ DX2Y2 DZ2। ये टेट्राहेड्रल का। आगे का हम और बैटल भी दिखा दें। ये ऐसा हो गया, ये 4s है क्योंकि ये 3D है तो, और ये यहाँ पर PX PY PZ। तो 4PY 4PZ 4PX 4PY 4PZ ये है आपके पास। ये हो गया। अब आपके पास यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन है, इनके अकॉर्डिंग 4 ऑर्बिटल लेना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल लेगा। अब 4 वैकेंट ऑर्बिटल में एक तो चांस ये है कि वो इन 4 को यूज कर ले, इन 4 को यूज कर ले। जब इन 4 को यूज करेगा तो ये हो जाएगा sp3। एक तो ये फॉर्म। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो
ये इन चार को यूज करे। अगर इन चार को यूज करेगा तो वो D3S हो जाएगा। जैसा नॉर्मली क्या होता था कि जो इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही मिलता था, लेकिन टेट्राहेड्रल में भी ये चीज देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिनके पास ये वाले यानी कि T2G ऑर्बिटल्स खाली होगा, तो उस केस में वो आगे वाले ऑर्बिटल का इस्तेमाल ना करके इनर ऑर्बिटल का यूज कर लेगा, जैसा हम लोग ऑक्टाहेड्रल में कर रहे थे। तो यहां पर भी MnO4 माइनस की जो हाइब्रिडाइजेशन बताई जाती है वो D3S। और अच्छा, D3S में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो D ऑर्बिटल्स है वो DXY, DYZ और DXZ है। तो ये आपके पास MnO4 माइनस के लिए, जैसे बहुत जगह पर क्वेश्चन आता है कि MnO4 दिया हुआ है पोटासियम परमैंगनेट और आपसे पूछ दिया गया कि MnO4 माइनस का आप यहां पर ज्योमेट्री बताओ, तो यहां पर तो ये तो टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 नहीं लिख करके हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, D3S लिखेंगे। ये हुआ आपके पास D3S हाइब्रिडाइजेशन MnO4 का। तो ऐसे कुछ और भी कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे क्रोमेट हो गया, उसके बाद वैनेडियम टेट्राऑक्साइड हो गया, उसके बाद क्वालिटेटिव का एक कंपाउंड है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, वहां पर भी D3S देखने को मिलता है। लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग को उस फॉर्म पर नहीं देखेंगे, तो लेकिन ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखिएगा। MnO4 माइनस जो टेट्राहेड्रल होने के बाद D3S है। नॉर्मली ये हम लोग को कहते हैं कि टेट्राहेड्रल आउटर कॉम्प्लेक्स होता है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि टेट्राहेड्रल में इनर भी बनेगा, जो ये एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं। क्योंकि टेट्राहेड्रल मतलब आउटर sp3 ऐसा नहीं है, इनर का मतलब D3S भी हो सकता है। तो खैर, हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।